गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक? तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं विथ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से। हमने अब तक क्या देखा था? देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि एक फोटोन होगा जो कि समझ लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी देता है एक इलेक्ट्रॉन को आकर इस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेता है और वो ऊपर चला जाता है। इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी था एनिमेशन में कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखता कैसे है। मतलब कि वाइट लाइट की जो स्पेक्ट्रम होती है उसमें से कुछ लाइंस ब्लैक हो जाती है, मतलब वो एनर्जी वाली वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है, या तो यहाँ जाएगा या तो फिर यहाँ जाएगा, इस ऑर्बिट में जाएगा या तो फिर इस ऑर्बिट में चला जाएगा। जितनी एनर्जी मिलेगी उस हिसाब से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता यह है कि अगर इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो ये वापस आता है, और अगर ये वापस नीचे वाले ऑर्बिट्स के अंदर आता है तो वापस नीचे वाले ऑर्बिट में आने पर हम ये कहते हैं कि वो जितनी एनर्जी लेकर गया था वो एनर्जी को वो लिबरेट कर देता है। तो यही था हमारा लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा जो है तो कॉन्सेप्ट। और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। एक्साइटेशन एनर्जी किसको कहते हैं, और स्पेक्ट्रल लाइन कैसे इमिट होगी, और उसका एक बामर का स्पेसिफिक रिलेशन था हमारे पास में। क्या रिलेशन था कि वेवलेंथ का रिलेशन है 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास में थी। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आज पढ़ाई करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एग्जैक्टली होती क्या है। तो हम बोलते हैं कि ये होती है कुछ नंबर ऑफ लाइंस जो कि इमिट होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करता है। इसका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 प्लस 1, और दूसरा ब्रैकेट होता है n2 माइनस n1 और होल डिवाइडेड बाय 2। ये होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ऐसे हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ने, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, कहाँ से जंप किया होगा उसने, फोर्थ n इज इक्वल्स टू फोर्थ टू n इक्वल्स टू 1, ऐसे जंप किया इसने, ठीक है। n इक्वल्स टू 1, तो हम इसमें से n1 किसको बोलेंगे, n1 इज इक्वल्स टू 1 बोलेंगे लोअर ऑर्बिट, और n2 हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट का नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 से लेकर 1 पे आया ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट नंबर को हम ये फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि कितने लाइंस हमारे आ रहे हैं। तो n इज इक्वल्स टू n2 मतलब कि 4 माइनस n1 बोले तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n2 बोले तो 4 और n1 बोले तो 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है आपकी, 4 × 3 डिवाइड बाय 2, 6 लाइंस, ठीक है। 6 लाइंस मिल रहे हैं। अब ये 6 लाइंस है कैसे, देखो ज़रा, देखो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकलेगी, n1 n2 n3 n4, ये मैंने 4 दिखाया। अपने को बोला गया है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n4 से n1 पे, तो हो सकता है कि वो n4 से n1 पे डायरेक्ट आ जाए, है ना। तो ये हो गया स्पेक्ट्रल लाइन 1। अगर वो यहाँ से डायरेक्ट आता है तो यहाँ से जो इमिट होगी लाइन उसको एक लाइन बोलेंगे हम, एक वेवलेंथ होगी मतलब। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि उसने जंप किया 4 से, लेकिन वो यहीं तक जंप किया, अगर 2 पे आया तो क्या हो जाएगा, 2 लाइंस निकली हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये सेकंड हो गई, ठीक है। एक यहाँ पे निकल सकती है, एक यहाँ पे निकल सकती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो यहीं पर जंप कर जाए 4 से 3 में, तो ये होगा 3 वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद में ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से जंप करे 3 से सीधा नीचे, ठीक है। अगर वो यहाँ से जंप करता है तो वेवलेंथ कितने निकालेगा, हमने कहा कि वेवलेंथ इसमें से निकलेगी कुछ, ये 3 हो गए थे ना, ये हो गया 4, और हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ पे आ जाए 3 से 2 में है ना, तो इसके लिए हो गया 5। और अब तीसरी पॉसिबिलिटी बची है 2 से लेकर 1 में आ जाए, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएंगे 6। इस तरह से 6 इमिशन लाइंस हो सकती है यहाँ से, यानी कि वो जंप कर सकता है अलग अलग। पहले वो 4 से 3 पे आया होगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो 3 से यहाँ पे आ जाए, 2 पे आ जाए, फिर हो सकता है ये, मतलब कि 1 से लेकर 4 के बीच में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इमिशन लाइन निकलने की, इसको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो इफ़ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, अगर nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऊपर से डायरेक्ट हम ग्राउंड स्टेट में आने की बात कर रहे हैं, बीच में और दूसरे किसी ऑर्बिट्स की नहीं अगर बात करेंगे, तो फिर ये फॉर्मूला आपका रिड्यूस हो जाता है, और ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर हो जाता है n × n-1।
ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल से आप ऊपर के एनर्जी लेवल पे जा रहे हो, है ना, एब्जॉर्प्शन लाइंस। तो एब्जॉर्प्शन एनर्जी लेवल जो होता है ये ऑब्टेन होता है हमको ट्रांजिशन फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हायर लेवल। तो इसीलिए उसकी एब्जॉर्प्शन की स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उसका फॉर्मूला होगा n-1। जो भी नंबर के हम ऑर्बिट में जा रहे हैं तो n-1 विल बी द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, हमको ये ऑब्टेन होंगे। देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम। रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम का मतलब होता है कि देखो आपके पास में क्या है, एक न्यूक्लियस है, उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिट्स में, ठीक है ना, ऐसे जब वो जाता है तो ट्रांजिशन करने से होता ये है कि फोटोन इमिट होता है ना। और जब फोटोन बाहर गया मतलब उसने पीछे की तरफ कुछ धक्का दिया होगा ना एटम को, यानी कि जैसे अब गन में से हमारी बुलेट फायर होती है, तो जैसे गन में से बुलेट फायर होती है तो गन को पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, उसको रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है, रिकॉइल एक्शन बोलते हैं। तो ये रिकॉइल मोमेंटम होगा। तो हम क्या करते हैं, रिकॉइल मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं, देखो कि एक तो हमको ये पता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, या फिर आप जो है तो लिख रहे हो तो कैसे आ जाएगा, इसको लिखा जाएगा फोटोन का मोमेंटम, इट इज़ इक्वल्स टू P इज़ इक्वल्स टू H अपॉन वेवलेंथ ना, H अपॉन वेवलेंथ। अच्छा 1 अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, तो हम यहाँ पे इसको लिख पाएंगे P इज़ इक्वल्स टू H अपॉन वेवलेंथ इज़ इक्वल्स टू H से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला अब लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा Z का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना, ये ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन। अगर मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है तो रिकॉइल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो ज़रा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिकॉइल एनर्जी है ना, रिकॉइल एनर्जी। हमको एक रिलेशन पता है ना, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू P²/2m बोल के, तो अरे ये पिछले चैप्टर में कितने बार निकाला है ना काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², m से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये रिलेशन निकाला है P/P²/2m। तो अब मेरे पास में P का स्क्वायर तो है ना, ये इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा ना, सिंपल। तो ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ आ जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे ऐसा यहाँ पर कि ये आ जाएगा h का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा लैम्बडा का स्क्वायर। अब ये आपके पास में रिकॉइल एनर्जी है, इस रिकॉइल एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ये फॉर्मूला आपके पास में है, यहाँ से h/λ निकाल लो या 1/λ निकाल लो, उसका यहाँ पे लाके स्क्वायर कर दो, दैट इज कॉल्ड एज द रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एटम का रिकॉइल मोमेंटम होगा यहाँ पे निकालने जैसा। तो देखिए स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको ये बताया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सीरीजेस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीजेस ये है, एक्चुअली बार्मर्स रिलेशन है और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ है। इसके अंदर में इसने ये बोला था बार्मर ने कि अगर कोई भी ऑर्बिट से अगर जंप होती है फर्स्ट ऑर्बिट में तो लाइमन की सीरीज़ होगी, कोई भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप होगी तो वो ब्रैकेट बार्मर की होगी, और तीसरी पैशन की, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फंड, ठीक है। इसी सीरीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो लाइमन सीरीज़ ये है हमारी फर्स्ट सीरीज़, ठीक है। फर्स्ट सीरीज़ के लिए द सीरीज कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ विच आर एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट टू, यानी किसी भी आउटर ऑर्बिट से आ सकता है, टू द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज इलेक्ट्रॉन जंप टू के ऑर्बिट टू गिव राइज एन लाइमन सीरीज, है ना, KLMN शेल बोलते हैं ना आप इसको, KLMNO ऐसे। तो इसमें n1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो फॉर्मूला जो है ना अपना 1/λr 1/n1² प्लस माइनस 1/n2²। तो इसमें n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है उसके बाद वाली, यानी कि जो यहाँ पे जो आप n2 पुट कर रहे हो ना, दैट n2 विल बी n1 प्लस में आपके पास में हो सकती है वैल्यू। n2 की वैल्यू जो होगी ना एटलीस्ट आपके पास में +1 +2 +3 +4 ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखो। उसके बाद में हम यहाँ पे केस में कैसे बनाते हैं, फिर n1 की वैल्यू 1 रख ली तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 + 1 दैट इज 2। इसको वैल्यू को पुट किया हमने 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3/4r, ठीक है ना। तो 3/4r की वैल्यू हो गई तो लैम्बडा इन्वर्स कर दो इसका, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4/3r, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4/3 और ये क्या है आपके पास में,
ये है 10.97 इंटू 10⁶ या फिर 1.097 इंटू 10⁷ ये है आपके पास में आर की वैल्यू। आर की वैल्यू पुट किया आपने तो ये आया आपके पास में वेवलेंथ 1216 इंटू 10⁻10 मीटर, है ना, इंटू 10⁻10 मीटर। इसका मतलब हो 1216 एंगस्ट्रॉम। ये है आपका फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर का मतलब होता है कि यहाँ पे किस ऑर्बिट से जंप हुआ, n=2 से जंप हुआ, और कहाँ पे हुआ, 1 पे, ऐसे हुआ n=1। अब सेकंड मेंबर की बात हो रही है, सेकंड मेंबर कहाँ निकलेगा, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको n2 से n1 की जंप है। सेकंड मेंबर कहाँ से होगा, n3 से n1 की जंप होगी, ठीक है। तो ये देखो थर्ड हो गया ऑर्बिट। n2 की वैल्यू क्या ले लिया अपन ने, 3, उसको पुट करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा देखो, और जंप तो वही होने वाली है, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप होने वाली है, n1 में जंप होगी। तो ये सेकंड मेंबर है। n1 में अगर कोई यहाँ से जंप करता है तो इसको हम बोलते हैं ये फर्स्ट मेंबर है, λ1 देता है ये, और अगर कोई यहाँ से जंप करता है तो ये λ2 देता है, ठीक है, बात समझे, ऐसे होता है। तो फिर इसकी वैल्यू को 9/8r = λ, 9 बाय दिस फॉर्मूला रखा तो 1026 इंटू 10⁻10 दैट इज 1026 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आई है, याद रख लो 1216 और ये 1026। तो इसके अलावा भी आप कई मेंबर और भी हो सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, ऐसे 3-3, 4-4 मेंबर होते हैं, उनकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर देखो दूसरी सीरीज़ है अपने पास में बामर सीरीज़। अब बामर सीरीज़ के अंदर देखेंगे आप तो सीरीज़ के अंदर वेवलेंथ होंगी जो कि निकली होंगी जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है किसी भी ऑर्बिट से एल ऑर्बिट के अंदर में, यानी n2 पर जंप हुई होगी। अब इसका फर्स्ट मेंबर कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट मेंबर निकलेगा आपका यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी हो गई, n1 = 2, इस पे जंप किया, कहीं से भी n3 से जंप किया होगा, n4 से जंप किया होगा, है ना, कहाँ पे जंप किया, 2 पर जंप किया। तो फोर्थ से या थर्ड से या फिफ्थ से किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर जंप होती है तो देखो n1 की वैल्यू कितनी, 2 रख दिया आपने, n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3, 4, 5, ये देखो ये सब हो सकती है इन्फिनिटी तक। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ = r, z की वैल्यू तो 1 हो गई यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमेशा आएगा इस सीरीज़ के लिए, इस सीरीज़ के लिए, बामर सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो बामर सीरीज़ के अंदर में फिर आप देखेंगे 5/6 आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल ले लो तो लैम्बडा मिल जाता है, λ = 36/5r। वैल्यूज़ निकाला आपने तो 6563 एंगस्ट्रॉम आपको वैल्यू मिली। इसी तरह आपने सेकंड मेंबर निकाला, सेकंड मेंबर जो होगा इसका जो फर्स्ट मेंबर था वो कहाँ से जंप थी, देखो n=3 2, n=2 पे। सेकंड मेंबर कहाँ से होगा उसका, n=4 2, n=2 पे, ठीक है, ऐसा जंप हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4 से 2 पर जंप है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया आपने, या है आपके पास में 4861 एंगस्ट्रॉम, 4861 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह इसका जो थर्ड मेंबर होता है, अब ये जो वेवलेंथ है ना, इसी वेवलेंथ को कुछ और भी नाम दिया गया, क्योंकि बामर सीरीज़ है ना, स्पेशल सीरीज़ है। बामर सीरीज़ में ये विजिबल रेंज में होती है, ठीक है। ये खास बात है इसकी कि ये जो बामर सीरीज़ आपको मिलती है ना, ये विजिबल रेंज की है। तो इसमें ये 6563 एंगस्ट्रॉम देखो ना, विजिबल रेंज की वेवलेंथ है, तो हम इसको बोलते हैं H अल्फ़ा, इसको बोलते हैं H बीटा। इसके बाद में आपके पास में होता है H गामा, और उसकी वैल्यू कुछ होती है 4341, ऐसी कुछ होती है वैल्यू उसकी, ठीक है, 4341 एंगस्ट्रॉम। और चौथा होता है डेल्टा वाला, और डेल्टा वाले को बोलते हैं 4202 एंगस्ट्रॉम। कैसे हो जाएगा, 4202 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करके देख लो आप, यही हो सकता है। यानी कि सेकंड मेंबर कहाँ से निकला, n4 से n2 पे। थर्ड मेंबर कैसे निकलेगा, थर्ड के लिए कैसे निकालेंगे, थर्ड विल बी n5 से n2 पर, है ना, 2 n2, ऐसा। तो ये वाला निकलेगा, ठीक है, इस तरह से होगा। और ये जो है ना आपकी सीरीज़, ये विजिबल रेंज में होती है, दिस इज़ विजिबल। और इसके अंदर जो वेवलेंथ आपको मिली थी कौन सी, ये वाली देखो, कौन सा, लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ आपको 1216 दिखाई दे रही है, मतलब ये तो ब्लू से भी छोटी है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन की है ये, मतलब ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है ना, ब्लू वेवलेंथ से भी छोटी वेवलेंथ है ये ऐसे होगा। अब उसके बाद में फिर आप ये देखें, ये विजिबल रेंज में मिला आपको। इसके बाद है पैस्टन सीरीज़। तो पैस्टन सीरीज़ जो होती है, इसके अंदर में कहाँ से जंप होगा, किसी भी ऑर्बिट से 4, 5, 6 किसी भी ऑर्बिट से थर्ड में जंप होगा। तो फॉर्मूले में 1/λ = r,
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर तो 3 होगा डेफिनेटली, n2 बोले तो 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसकी अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी, तो इसकी वेवलेंथ कुछ आती है 12,000 की रेंज में, 12,000 की रेंज में आती है, 12,720 ऐसा कुछ। तो 12,000 से 18,000 तक आती है, यानी कि 18,000 से 12,000 की रेंज, ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको, 12,000, 18,000, ठीक है, 18,000, 12,000 ऐसी रेंज में आती है इसकी वेवलेंथ। मतलब जो पहली वेवलेंथ होती है ना, याद रखो कभी भी, जो लैम्बडा 1 होता है ना, हर सीरीज़ का लैम्बडा 1 बड़ा होता है लैम्बडा 2 से, और वो बड़ा होता है लैम्बडा 3 से, है ना, ऐसे होता है। क्यों ऐसे हुआ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो ये वाला जो है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ वेवलेंथ इज 18,750 है, कहा ना मैंने आपको 18,000 की रेंज में होता है, 18,750 होता है। दूसरा वाला 12,820 होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। अब देखो रेड की आपकी वेवलेंथ कितनी थी, रेड की वेवलेंथ है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 7,000, है ना, ये रेड की है एंगस्ट्रॉम। अगर ये रेड है तो हमारी वैल्यू तो उससे ज़्यादा ही है ना, इसीलिए इंफ्रारेड में चले गए हम, ठीक है। अब ये इंफ्रारेड में चले गए। अब देखो नेक्स्ट इज ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के अंदर में क्या रखेंगे आप, किसी भी ऑर्बिट से जंप होगी और वो 4th ऑर्बिट में हो जाएगी जंप, ठीक है। अगर 4th ऑर्बिट में जंप होती है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, और 4th ऑर्बिट में जंप हो रही है, और ये जो लाई करता है ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही करता है, इसको फार इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये नियर इंफ्रारेड होता है और ये फार इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड ही होंगे सबके सब। तो वैसे इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको मिलती है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के करीब। इसकी पहली वेवलेंथ जो है ना 40,000 होती है, दूसरी वेवलेंथ इसकी कुछ 26,000 होती है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बुक्स में आपको कहीं अगर मिलती है तो याद कर लो, वैसे पूछता कभी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इसके वो रेशो वाले होते हैं, अलग होते हैं क्वेश्चन नीट और सीईटी में, मैं आपको बता दूंगा कैसे होते हैं। तो ये आपको जस्ट एक रेंज अगर मालूम होती है तो अच्छा है, कि पहली वेवलेंथ हमेशा बड़ी होती है, दूसरी वेवलेंथ थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, ऐसे निकाला हमने। तो ये होगा ब्रैकेट सीरीज, और लास्ट सीरीज है इसमें कि फंड सीरीज। फंड में होता है कि किसी भी ऑर्बिट से जंप 6, 7, 8 किसी भी ऑर्बिट से जंप, किसी ऑर्बिट में 5वें नंबर के ऑर्बिट के अंदर में, तो जब जो वेवलेंथ्स आपके निकलेंगे वो कैसे रहेंगे, 1/λ/r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे, और लाइज इंफ्रारेड रीजन ही होगा, इसको फार इंफ्रारेड बोलेंगे। फार इंफ्रारेड बहुत दूर का इंफ्रारेड, लेकिन इंफ्रारेड ही है क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 75,000 की है, ठीक है। रेंज कितनी है इसकी, 75,000, 50,000, 75,000 एंगस्ट्रॉम या 50,000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जंपिंग कैसे हो रही है। देखो आपने याद कर लेना है, ये रिजल्ट है उसका, लाइमन सीरीज, वैल्यू ऑफ n1 की वैल्यू सबको आपको यहाँ पे मिल जाएगी, n2 की वैल्यू आप इसके आगे वाली पुट कर देना, यानी कि इससे बड़ी होती है। n2 की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी होगी, n3 की वैल्यू यहाँ पे n2 की वैल्यू इस सीरीज़ में 2 से बड़ी होगी, इसमें 3 से बड़ी, इसमें 4 से बड़ी, ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ज़रा, वैल्यू ऑफ n2 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6 इस तरह से, ठीक है, ऐसे होगा। और ये सब सीरीज़ के अंदर में ये रेंज है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है, ये वाली जो है तो विजिबल रीजन में है ना, ऐसे हो जाएगा विजिबल। ये है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड में थोड़ा नियर है, और ये फार है, ठीक है, फार इंफ्रारेड, बस इतना ही फ़र्क इसके अंदर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये है आपकी सीरीज़ेस, ओके। तो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर आपको समझ में आया ना, ठीक है। फर्स्ट मेंबर हमेशा ये रहता है जो यहाँ से। अब देखो होता क्या है कि ये जो आपको ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसके हिसाब से आपके एनर्जी डिफरेंस कैसा है इनका, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या फ़र्क है इसके अंदर में, तो इसका वेवलेंथ कैसा आएगा, इसका वेवलेंथ ज़्यादा आता है, ठीक है ना, फर्स्ट मेंबर जो होता है आपका। तो सेकंड मेंबर का एनर्जी डिफरेंस आप देखेंगे तो एनर्जी डिफरेंस बदलता जा रहा है। देखो मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर इसने यहाँ पे जंप किया तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम है ना, डेल्टा E1 ले लो इसको। जब उसने 3 से 1 में जंप किया तो डेल्टा E2 ले लेते हैं उसको। अब अगर अपन देखेंगे कि डेल्टा E1 जो है ये कम है, इसीलिए इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, इसकी वेवलेंथ तो हम λ1 बोलेंगे, इसकी वेवलेंथ को λ2 बोलेंगे, और λ1 ज़्यादा होगा λ2 से। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी डिफरेंस कम है। जितना ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप होगा एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, एनर्जी अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ घटेगी ना, तो इसीलिए पहली वाली वेवलेंथ जो है सबसे बड़ी मिलती है।
मतलब यहाँ पे देखो आपको मिली थी, अगर आप लाइमन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिली थी 1216 कुछ तो भी, और दूसरी वाली मिली थी 925, है ना, ऐसे हो जाता है इस तरह से। और दूसरा भी आप देखोगे, कोई भी सीरीज़ देख लो, पास्चन देख लो कोई भी, तो अगर पहली सीरीज़ आपको यहाँ पे पहली वेवलेंथ मिली थी 18,000 तो दूसरी मिलती है 12,000, तीसरी मिलती है उसके नीचे, ऐसा मिल जाता है, ठीक है। तो हर वेवलेंथ जो फर्स्ट वाली होती है वो बड़े होते हैं, फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ ऑलवेज ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर, ठीक है ना, फर्स्ट मेंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मेंबर एंड सो ऑन, ठीक है, उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। पहला एनर्जी का डिफरेंस अलग होता है, दूसरा एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है, तीसरा वाला और बढ़ जाता है, चौथा वाला और बढ़ जाता है, इस तरह से वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। अब देखो एक होता है सीरीज़ लिमिट, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो सीरीज़ लिमिट के अंदर होता है एक तो मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम उसको बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये होता क्या है, किसी भी सीरीज़, ये हर सीरीज़ के लिए होता है, सीरीज़ लिमिट्स बोले तो हर सीरीज़ के लिए होता है, फॉर एवरी सीरीज़, और आपको निकालना ही है, एवरी सीरीज़ के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरी सीरीज़ के लिए। तो मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आप क्या करते हैं मालूम है, फॉर्मूले में हम यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज करते हैं, 1 वेवलेंथ मैक्सिमम या लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू आर, क्योंकि हाइड्रोजन की बात है ये, इसलिए जेड की वैल्यू चली गई, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 1 पी बोले तो सीरीज नंबर, ठीक है ना, पी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और बिल्कुल इसके बाद का नंबर बोले तो p+1 का स्क्वायर, मतलब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बार्मर सीरीज़ ले लूँगा, फॉर बार्मर सीरीज़, अगर मैं बार्मर सीरीज़ ले लेता हूँ तो मेरे पास में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसी निकलेगी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा r, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे p की वैल्यू क्या होती है, बार्मर सीरीज़ के लिए p की वैल्यू 2 होती है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, है ना, ऐसे हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ये हो गया r, ये बन गया आपके पास में 1/4 माइनस 1/9, ये कितना हो जाएगा 5/36 r, 5/36 r, तो ये हो गई वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 36 r/5, ये वैल्यूज़ को याद रख लेना है आपने, ऐसे हो गया। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दूसरा रहता है अपने पास में मिनिमम या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, मिनिमम और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालोगे आप, ये सीरीज लिमिट बोला जाता है इसको। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे छोटी कैसे निकलेगी, देखो पहली वेवलेंथ जो है तो बड़ी निकलती है, आर की वैल्यू इसमें रख दो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली जो वैल्यू रहती है वो बड़ी रहती है, जैसे कि 1216, दूसरा कितना है समझो, दूसरा है 9, अच्छा बार्मर की बात हो रही है ना, तो बार्मर में पहला वाला कितना है 6563, है ना, बार्मर में पहला वाला जो है वो है 6563, और दूसरे वाला जो है वो है आपके पास में 48, है ना, अभी लिखे थे अपन ने तो कुछ, तो 4861 एंगस्ट्रॉम, तीसरा वाला इससे कम, चौथा वाला उससे कम, ऐसा है ना अपने पास में। तो हम बोलेंगे सबसे कम कौन होगा, सबसे कम, तो हम बोलेंगे कि पुट करो वेवलेंथ के अंदर में मिनिमम लिखो, यहाँ पे इसको मिनिमम लिख कर करो यहाँ पे r, और इसमें लिख दो 1/p का स्क्वायर, ये सीरीज़ है, ठीक है, सीरीज़ नंबर, माइनस 1/∞। जंप कहाँ से हो रही, इन्फिनिटी, सबसे बड़ा ऑर्बिट, अगर सबसे बड़ा ऑर्बिट होगा, देखो ज़रा इन्फिनिटी से जंप करोगे, यहाँ से इन्फिनिटी से जंप करोगे तो सबसे बड़ा ऑर्बिट होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस आएगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी ना आपकी, तो लैम्बडा कैसा होगा, मिनिमम होगा, आप जितने ऊपर से जंप करोगे वैसे, ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पी आपका सीरीज़ नंबर है, याद रखना यहाँ पे पी बोले तो सीरीज़ नंबर, तो कोई भी सीरीज़ आप हो सकती है इसके अंदर में, सीरीज़ नंबर। तो यहाँ पे पी को पुट कर दिया आपने, तो ये एक्चुअली तो 1/∞ तो 0 हो गया ना, तो बचा क्या आपके पास में, लैम्बडा मिनिमम का फॉर्मूला क्या बचा, लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल्स टू p² अपॉन r, बस ये बचा है फॉर्मूला आपके पास,
ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप। इस फॉर्मूले को याद रख के हम जो है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लेना है मैंने, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल सकता हूँ बामर के लिए क्या हो जाएगा, देखो बामर्स का सीरीज़ लिमिट देखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू पी स्क्वायर बोले तो बामर का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर है ना, सीरीज नंबर 2 है ना बामर की, तो उसका 2 का स्क्वायर बोले तो 4/r, ये हो जाएगा वैल्यू लैम्बडा मिनिमम का। ठीक है, ये लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू है। अब अगर मैंने आपको रेशो निकालो बोला तो मिनिमम टू मैक्सिमम रेशो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप लैम्बडा मैक्सिमम टू मिनिमम, है ना, लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम इट इज इक्वल टू मैक्सिमम लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था 36r/4 नहीं r/5 डिवाइडेड बाई ये कितना है 4/r, है ना, ऐसे हो जाएगा 4/r, पक्की बात है। ओहो ठीक ठीक ठीक, समझ गया। ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई पता है, यहाँ से हुई है प्रॉब्लम, यहाँ से हुई। यहाँ पे मैंने r को डिनोमिनेटर में डाल दिया है, तो एक्चुअली वो होना चाहिए था न्यूमरेटर में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, न्यूमरेटर में r हो जाएगा। अभी सबको हम रब करते बैठेंगे तो बहुत ही ख़राब दिखेगा। ये होना चाहिए 36/5r। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36/5r। तो यहाँ से r से ये r कैंसिल हो जाता है आपका, और ये हो जाता है आपका 36/20। 36/20 इसको आप जो है तो बोल सकते हो कि 9/5, 5 से ऐसे, ठीक है ना, 9/5 ये हो जाएगा रेशो आपके पास में। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक बार में करेक्शन कर लो, यहाँ पे न्यूमरेटर में r यहाँ पे 5r/36 है, जो कि रिवर्स में 36/5r हो जाता है। ओके ठीक है, तो मैक्सिमम के फॉर्मूले में ये वाली मिस्टेक थी, करेक्शन कर लो इसके अंदर में। और ये है बाकी का फॉर्मूला। तो ये रेशो निकाला अपन ने। अब ऐसा रेशो हम हर सीरीज़ का निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो ज़रा, स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है, लाइमन। ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला कैसे होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ बोले तो हो जाएगा आपके पास में 4/3r। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना वही फॉर्मूला है, बस इस तरह से इसका एक अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। n1 की वैल्यू को n और n2 की वैल्यू को n+1 पुट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही किया था ना अपने p और p+1, फिर उससे सॉल्व करके ये उन्होंने फार्मूला लाया है। ये जनरल फार्मूला है, देख लो, ये जनरल फार्मूला अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। हमने जो निकाला था उसी का है। कौन सा वाला, ये देखो, ये p और ये p+1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके उसने डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख दिया। अब जब भी सीरीज़ का नंबर आएगा बस सीरीज़ का नंबर पुट करना और आंसर निकालना है। इसमें सिर्फ सीरीज़ का नंबर रखो, 2 का नंबर रखो, इसके अंदर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे, और नीचे भी वही हो जाएगी वैल्यू और r आ जाएगा उसके साथ में। तो आपके पास में जो नंबर आएगा वो यही आएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो देख लो, ये हो जाएगा आपके पास में लैम्बडा मैक्सिमम, ये हो जाएगा मिनिमम, और ये हो जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो। अब मैक्सिमम टू मिनिमम का जो रेशो है उसका भी ये फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो इसको। लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम इज टू n+1 का स्क्वायर अपॉन 2n+1, ये आता है, देख लो, यही आता है लैम्बडा मैक्सिमम और मिनिमम। ये मैक्सिमम यहाँ निकाला था, मिनिमम यहाँ निकाला था, दोनों का रेशो ये आया। कितना आया था, 9/5 आया था ना अपना। तो इसके अंदर पे देखो ये 9/5 किसका, बामर सीरीज़ का, है ना, ये सेकंड वाला अपना करेक्ट आया था मतलब। तो ये 9/5 है ऐसे। तो इस तरह से ये 4/3 आ जाता है, इसको 16/7, ये 25/9 और ये 36/11। अब यहाँ पे जो है तो आप ये पूरी सीरीज़ को ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो अगर करना है तो। ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये तो जनरल हो गया। ये जनरल फॉर्मूले भी याद रख सकते हो। ये सीरीज़ की रेशो अगर आप याद कर लेते हो तो बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो क्वेश्चन के अंदर में आपको यही डायरेक्टली सॉल्व करना होता है। अब अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ पे एक लॉजिक है याद रखने का, अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पे लॉजिक क्या है याद रखने का, देखो ज़रा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ठीक है, ऐसे लिख देना। उसके बाद में क्या करने का, जब आप मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो लिख रहे हो तो ये देखो, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, है ना, और ये 5 का, और ये 6 का। स्क्वायर से नहीं ये पूरे तो, अरे वाह, ये तो मसला बहुत ही अच्छा हो गया तो, है ना, याद रखने में ऐसा हो गया। न्यूमरेटर के अंदर में जो है तो आपके स्क्वायर्स होते हैं। नीचे क्या होता है, देखो नीचे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब ये 4 यहाँ लिखा ना, तो 4 - 1 यानी कि 3 यहाँ पे लिखा आपने। अब यहाँ पे 3 लिखा। अब यहाँ पे वैसे नहीं करना,
9 9 माइनस ऐसे नहीं होता है यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इसका 3 है ना, 3 के बाद ऑड नंबर क्या है 5, उसके बाद ऑड कौन है 7, उसके बाद ऑड कौन है 9, उसके बाद ऑड कौन है 11, और ये ऐसा 13, इसके बाद में ऐसी बढ़ती चल जाती है वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम के अंदर भी अगर आपको याद रखना है तो लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4/3 आर है, देखो इसका क्या है 36/5 आर, इसका क्या है 144/7 आर। तो देखो ये 3R 5R 7R ये ऑड नंबर्स है ना सारे के सारे। यहाँ पे क्या है, ये है 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर किया, ये 4 आया, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 4 के बाद में आप जाएंगे 6 का स्क्वायर, ये वाला आपको मिलेगा। उसके बाद ये कौन है, ये है आपका 12 का स्क्वायर, और ये कौन है 20 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर, उसके बाद में 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, है ना ऐसे। तो आप ये एक कुछ तो एक लॉजिक बना के ऐसे याद रखना है तो याद रख सकते हो, क्योंकि आपको अगर ये वैल्यूज पुट करते आती है डायरेक्टली तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो ये जनरल फार्मूला याद कर लो एंड इट्स ऑल ओके। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में कि द रेशियो ऑफ एरियाज विद इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम इज। तो सबसे पहली बात तो हमको याद रखनी है कि हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं। देखो ज़रा यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू 2 होती है, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। ऐसे याद रखने का। रेशियो ऑफ एरियाज विद इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, तो हमको रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट जो निकाला था ना हमने, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, उसका फॉर्मूले से उसका रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना। r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर फिर कि r1 का वैल्यू r1/r2 इज इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। लेकिन एरिया मेरा ऐसे नहीं बनेगा ना, एरिया की वैल्यू क्या होती है पाई r का स्क्वायर होती है। इधर r का स्क्वायर कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r1 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे भी पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा n1/4 और नीचे हो जाएगा n2/4, है ना ऐसे हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एरिया। तो आप इसको बोल पाओगे एरिया A1 अपॉन एरिया A2 इट इज़ इक्वल्स टू n1/4 अपॉन n2/4, है ना ऐसे लिख देंगे आप इसको। फिर आपके पास में चाहिए n1 और n2 की वैल्यू तो आपके पास है ऑलरेडी, तो A1 अपॉन A2 इट इज़ इक्वल्स टू n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है 2। फर्स्ट एक्साइटेड रेशियो ऑफ एरियाज विद इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ऐसा पूछा है, ठीक है ना ऐसा पूछा है अपने को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे 2 का रेस टू 4 अपॉन इसको रखेंगे 1 और ये हो जाएगा 1/4 इट इज़ इक्वल्स टू 16। मतलब मेरे पास में आ गया A1 अपॉन A2 इट इज़ इक्वल्स टू 16/1, ठीक है ऐसे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू है इसमें से 16/1, ये फर्स्ट वाला आंसर। दूसरा भी उसी टाइप का देखो, द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज़ द डायमीटर ऑफ 1.06 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये आपको जो दिया हुआ है ये है आपका रेडियस R1, फर्स्ट वाले का रेडियस है 1.06 एंगस्ट्रॉम वैल्यू है इसका, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द 10th ऑर्बिट इज़, तो डायमीटर ऑफ द 10th ऑर्बिट मतलब कि आपको डायमीटर चाहिए, डायमीटर ऐसा चाहिए, डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस R10 ऐसा बोल सकते हैं ना उसको, डायमीटर चाहिए तो ट्वाइस R10 बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले रिलेशन क्या यूज़ करेंगे, वही अपना क्या रिलेशन होगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, है ना ऐसे यूज़ कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से निकालेंगे R2/R1 करेंगे, R2/R1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका N2/N1 का ब्रैकेट स्क्वायर, है ना ऐसे हो जाएगा। अब N2/N1 का ब्रैकेट स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डायमीटर लिखना चाहता हूँ तो डायमीटर लिखने के लिए भी कोई प्रॉब्लम होगी कि मेरे को, नहीं ना। देखो रेडियस R2/R1 है, अगर मैं इसको डायमीटर बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये 2 हो गया, समझ लो। तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका डायमीटर 2 अपॉन डायमीटर 1, ठीक है ना ऐसे हो जाएगा। और ये भी डायमीटर ही दिया हुआ था एक्चुअली, है ना डायमीटर ऑफ 1.06। तो ये हो जाएगा D2/D1 इज इक्वल्स टू N2/N1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास D2 की वैल्यू आ रखी है यहाँ पे N2 कितना है
N2 की वैल्यू 10th ऑर्बिट है और नीचे फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका स्क्वायर कर दिया और D1 इधर चला गया, तो ये हो गया आपके पास में 100 टाइम्स D1। D1 की वैल्यू है 1.06 एंगस्ट्रॉम, तो 10th ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा D2 इज इक्वल्स टू 106 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En इज टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इज, फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट मतलब कि ये ग्राउंड स्टेट से जा रहा है ना, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो ना कि ये ग्राउंड स्टेट से जा रहा है n की वैल्यू 3 तक, मतलब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसा बोल सकते हो आप इसको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ये कौन है, ये ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपने से पहले लिया हुआ है, अपने लास्ट लेक्चर में जाकर देखो, उसके अंदर मैंने एक्साइटेशन एनर्जी बताया था, तो ये एक्चुअली एक्साइटेशन एनर्जी की ही बात कर रहा है। एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड आउट करो बोल रहा है, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी निकालो बोल रहा है। कौन से ऑर्बिट से जाने के लिए, आपको थर्ड ऑर्बिट में जाना है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसमें से देखकर निकालो वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस प्लस इज। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास एक रिलेशन था। देखो, आपको अगर याद हो कि ना याद हो, En की वैल्यू थी अपने पास में कितनी थी, टोटल वैल्यू कितनी रहती En की, और बाइंडिंग एनर्जी बनाते हैं पहले, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z² अपॉन n² तो लिखते ही अपन, है ना, साथ में ऐसे लिख देंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं फिर यहाँ पे, अगर अपने पास में ये है, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था। देखो, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है ना, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी में खुद माइनस है एक्चुअली लगा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी कैसे निकाला जाए, अब देखो, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n की वैल्यू बोलो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n की वैल्यू 2, और किसके लिए लेना है, लिथियम प्लस 2 के लिए, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू के लिए z की वैल्यू कितनी आएगी, लिथियम है वो, z की वैल्यू तो 3 आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.6 लिख देंगे, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और z की वैल्यू 3 है, मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू अपने को 13.6 इंटू 9/4, और ये वैल्यू आ जाती है माइनस के 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब आपको ये ऑर्बिट की एनर्जी मालूम पड़ गई ना। अब इस ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इस ऑर्बिट की एनर्जी आपको पता चल गई, इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी इतनी है, मतलब यहाँ से इन्फिनिटी पे ले जाना है अगर आपको इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी एनर्जी लगेंगी, इतनी। तो फिर हमारी देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी विल बी प्लस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, ऐसे होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फंडा इसी तरह से याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर 2-to-1 ट्रांजिशन इन लिथियम, हीलियम एंड हाइड्रोजन इज, मतलब इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट कहाँ से कहाँ जंप हो रही है, इसमें देखो जंप हो रही है आपकी n1 इज इक्वल्स टू 1, n2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया आपके पास में, तो अपन वेवलेंथ का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू r z², और यहाँ पे आ जाता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। अब ये तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, तीनों के लिए, है ना, सबके लिए। तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z², और है कि नहीं, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z² हो गया। अगर वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z² है तो फिर अपन क्या बोलेंगे, चलो फिर लिख देंगे वैल्यूज़ को। तो लैम्बडा ऑफ लिथियम इज टू लैम्बडा ऑफ हीलियम इज टू लैम्बडा ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1/z²। तो z लिथियम का कितना है,
लिथियम का 3 का स्क्वायर इज टू 1/2 का स्क्वायर इज टू 1/1 का स्क्वायर, है ना, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो इट विल बिकम 1/9, 1/4, 1/1। अब मुझे क्या करना है, कॉमन करना है। तो क्या कर सकता हूँ, कॉमन ऐसे दिख रहा है कि एक ही नंबर है 36 जो सबके टेबल में आता है, इसके टेबल में, इसके टेबल में, इसके टेबल में 36 आता है। तो अगर मैंने इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, द रेशियो हमारे पास में आ जाएगा 4:2। ये 4 है, ऊपर 36 है, कट गया तो ऊपर कितना आ गया 9, और फिर ये 36। आंसर ये है अपना न्यूमरेटर। ये मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था कैसे बनाते हैं बोल के, तो ठीक है। 4936 सी ऑप्शन है उसका। देखो ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज के लिए। इफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर 56 फॉर 90 डिग्री एंगल देन दिस विल बी एट 60 डिग्री एंगल विल बी। तो हमारे पास एक स्कैटरिंग एंगल का फॉर्मूला है, देखो स्कैटरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू sin⁻⁴ θ/2। अरे है कि नहीं, वेरी गुड फॉर्मूला, है ना। तो फिर अगर अपन ने रेशियो निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा n1/n2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ऑफ θ1/2 डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा साइन ऑफ θ2/2, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर अगर ले लिया तो ये भी तो चलना ही चाहिए ना फॉर्मूला फिर तो। अरे हाँ कि ना, तो फिर यहाँ पे कैसे लिख देंगे, साइन ऑफ, पहले 90 डिग्री एंगल था तो ये हो जाएगा 90/2, है ना, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, दूसरा एंगल 60 है तो यहाँ पे आ जाएगा 60/2। अरे ये भी सही है ना, और बाद में इसका ब्रैकेट रेस टू 4, एक्चुअली यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ब्रैकेट रेस टू 4 है भाई। ब्रैकेट रेस टू 4 के अंदर में हम बोलेंगे इसके यहाँ पे साइन ऑफ 45 अपॉन साइन ऑफ 30, और इसका ब्रैकेट रेस टू 4 चल रहा है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है 1/2, है ना, और इसकी वैल्यू चल रही है पावर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला गया, √2 नीचे बच जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे उसको 2 ऊपर चला गया, √2 नीचे आ गया, उसका पावर चल रहा है 4। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, और ये हो जाएगा पावर 4, ये हो गया कैंसिल, बचा आपके पास √2 का पावर 4, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल्स टू 4। √2 का पावर 4 मतलब इज इक्वल टू 4। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब कि n2 विल बी कितना हो जाएगा, n2 इधर जाएगा, n1 बाय कितना 4n1, क्या लिखा था अपन ने, हाँ जी कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या लिखा था मैंने, n2 की वैल्यू, ओहो यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, है ना, ऐसा आना चाहिए, हाँ ये गड़बड़ थी। चलो ओके, क्योंकि यहाँ 2 रहेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नीचे वैल्यू जाएगी उसकी, और ये 1 रहेगा तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में वैल्यू आएगी उसकी, है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 4n1 हो गई जी, 4n1 हो गई है, मतलब कि 4 टाइम्स n1 की वैल्यू कितनी थी, n1 की वैल्यू थी 56 वाई, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी 224, है ना, n2 की वैल्यू 224, मतलब कि अगर आप देखोगे 90 डिग्री पर कितने जा रहे थे, 56 पार्टिकल्स अगर स्कैटर हो रहे थे, तो 60 डिग्री पर कितने पार्टिकल स्कैटर होंगे, 224 पार्टिकल स्कैटर होंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ रहेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ज्वाइन करिए हमको, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आपके टेस्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो ज्वाइन अस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।